अगर हमें 1% जल अगर हमारे बॉडी में 1% जल की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है। 1% जल की कमी हो जाती है तो प्यास लगती है। अगर 2% कम हो जाए तो और प्यास लगेगी, 3% और ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यास लग जाएगी। अगर 10% की कमी हो जाए हमारी बॉडी में जल की 10% की कमी हो जाए तो हम मर जाएंगे। डिहाइड्रेशन के कारण हम मर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक में लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है कोशिकांग। इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए थे वो कोशिका पर रिलेटेड था। उस वाले वीडियो में जितने हम कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, मैंने एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को कवर किए थे। और इस वाले वीडियो में हम कोशिका से ही रिलेटिव जो है अगला पार्ट है कोशिकांग। क्योंकि देखिए कोशिकांग होते क्या है, कोशिकांग को हम सेल ऑर्गेनेस बोलते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, उनको हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कई लोगों को लगता था कि सर कोशिका सबसे छोटा अंग है, लेकिन अभी कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं। कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इकाई क्या होती है? ऐसी संरचना होती है जो कि सारे काम को कर सकती है। जैसे हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी सारे काम को कर सकता है। जैसे हमारी ये हो गया अंग, हाथ हो गया, हाथ ये भी अंग है। और उंगली की बात करेंगे ये भी अंग है। पैर की बात करेंगे ये भी अंग है। मतलब इंसान के शरीर में सब के सब जो अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शारीरिक अंग, शरीर के अंग। लेकिन कोशिका के अंदर क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, उसको हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य, फिर केंद्रक। कोशिका झिल्ली क्या होती है? देखिए हम इसको अगर स्टेप बाय स्टेप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी अच्छा पढ़ने में लगेगा, क्योंकि हमें समझ में भी आना चाहिए, हमें कोई डाउट नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक को, एक एक अंग को जो है विधिवत समझाते हुए चलेंगे, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए टॉपिक पर आते हैं। देखिए पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? देखिए इसको इंग्लिश में हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसका प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली दोनों कहते हैं। ठीक है, ये पाई कहाँ जाती है? पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है? मान लो ये हमारी सेल है, एक सेल है, ये इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में ये पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की खोज सर्वप्रथम सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने मिलकर किया था। देखिए कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जो कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, केंद्रक, ये सब क्या है? छोटे छोटे अंग जो है ये कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं कोशिका के अंगों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं ये कोशिका झिल्ली जो बनी है, ये बनी किसकी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए आप जानते हैं कि जो थैली होती है, मार्केट में आप जाते हैं, कोई दुकानदार आपको एक थैली देता है, उसी में 2-4-10 सामान भर देता है। अगर वो थैली छोटी है तो छोटा सामान डालेगा, थैली बड़ी है तो बड़ा सामान डालता है ना। तो यदि छोटी थैली है उसमें 2-4-6 सामान आएंगे। अगर वही आपको ज्यादा सामान लेना है तो आपको बड़ी थैली देता है और उसी में कई सामान भर देता है। थैली कमजोर निकली तो उसके ऊपर एक कवरिंग और चढ़ा देता है। वैसे कोशिका में भी है कि अगर आपके जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, और एनिमल सेल का जो है आकार भी छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें डबल कवरिंग होती है, और वो सेल भी बड़ा होता है, उनके ऑर्गन्स भी बड़े होते हैं, इसलिए उसमें डबल कवरिंग होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। देखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली, और वॉल मीन्स होता है भित्ति। ठीक है, जिसको दीवार कहते हैं। ठीक है, वॉल क्योंकि मोटी होती है और झिल्ली पतली होती है, तो कमजोर होती है मेम्ब्रेन और मजबूत होती है वॉल। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये कोशिका को जो है सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? तो कोशिका भित्ति की बात करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में ये नहीं पाया जाता है। और ये बनी किसकी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की भी खोज की थी, और कोशिका भित्ति की भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। बाहरी आघातों से ये क्या बोलते हैं? कोशिका के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। क्लियर है?
अब बात करते हैं, देखिए तारकाएं, इसको हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। देखिए सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? इसकी खोज टी बोबेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। टी बोबेरी, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टी बोबेरी ने 1888 ईस्वी में तारकाएं की खोज की थी। यह पाया कहाँ जाता है? मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाएं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें वो तारकाएं पाया जाता है। जैसे यहाँ पर शैवाल, कवक, मॉस, शैवाल, कवक तथा मॉस, ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ये झिल्ली विहीन होता है, मतलब इसमें कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारे हरित लवक है और लाइसोसोम है और गोल्गी ऑपरेटर्स है, इन सब में क्या होता है? कवरिंग पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में कवरिंग पाई जाती है झिल्ली की, लेकिन इसमें जो है झिल्ली की कवरिंग नहीं पाई जाती है। इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे संरचना आपको दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब त्रिस्तरीय नली, त्रिस्तरीय नली। इसमें जो 1 नली, 2 नली, 3 नली, ऐसे करके आपको ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये बने रहते हैं। ठीक है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बना रहता है। देखिए जैसे ये 90 डिग्री का कोण इसमें बना रहता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब बात करते हैं, देखिए सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? ये कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम भाग यही लेता है, सेंट्रोसोम ही। ठीक है, ये हमारे कोशिका का महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। और देखिए सबसे ज्यादा हम कोशिका विभाजन देखने को क्या मिलता है? आप जानते हैं कि लीवर में, इसके पहले वाले वीडियो में हम समझा दिए थे कि कोशिका सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? लीवर में। वहीं पर सबसे अधिक मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है। और कहां पर होता ही नहीं है कोशिका विभाजन, कहां पर नहीं होता? तो बात आती है ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन में आपका न्यूरॉन सेल होती है और न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है। लेकिन अब देखिए जो ब्रेन होता है और जो कोशिका विभाजन होता है लीवर में क्या होता है कि लगातार धड़ धड़ कोशिका विभाजन होती रहेगी, और क्या है, कुछ समय पश्चात वो अपने एक्चुअल शेप में आने के बाद रुक जाता है। ठीक है, फिर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता रहता है। फिर उसके बाद देखिए जो ब्रेन है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ब्रेन में क्या है? कैंसर बन जाता है। आप जानते हैं कि कैंसर कुछ बीमारी नहीं है, वो लगातार कोशिका विभाजन होता है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन जहां पर हो जाएगा वहीं पर क्या बन जाता है? कैंसर। ठीक है, जब ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, आप जानते हैं कि ब्रेन में न्यूरॉन सेल होती है, लेकिन फिर भी ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर आप सुने होंगे। तो ब्रेन में जो 10% होता है और 90%, 10% होता है गिलियल सेल। ब्रेन में 10% गिलियल सेल होता है जो कि कैंसर का कारण बनता है, और 90% न्यूरॉन सेल होती है। हमारी जो ब्रेन होती है इसमें 10% गिलियल सेल होता है, जिसमें धड़ धड़ कोशिका की विभाजन होता रहेगा और वहां पर ब्रेन कैंसर का जन्म देता है। लेकिन जो 90% न्यूरॉन सेल होती है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। ये हमारा कोशिका विभाजन हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं उसके बाद, ये गिलियल सेल कैंसर का कारण बनता है, ये आप जान गए। और न्यूरॉन सेल 90% ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है, 10% गिलियल सेल पाया जाता है जो कि कैंसर का कारण बनता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम जो सेल कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला मोज़ेक मॉडल बनाए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोज़ेक मॉडल, इसमें देखिए यहाँ पर प्रोटीन है, शुगर है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये मध्य में रेड टाइप में होता है। क्लियर है? ये हमारा कोशिका झिल्ली का सेल मेम्ब्रेन का मोज़ेक मॉडल है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगला पार्ट हम अगले पार्ट में बताते हैं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, देखिए हम सेल मेम्ब्रेन बता दिए, आपको सेंट्रोसोम बता दिए। अब बच रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स। देखिए इसको हम बता रहे हैं आज। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। ठीक है, इसकी खोज की थी, देखिए ध्यान सुनिएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 3 लोग ऐसे, 3 लोगों का नाम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोलिकर ने 1880 ईस्वी में कोशिका की जो है जंतु कोशिका की जो छोटी छोटी कीट होते हैं ना, उनकी जो है रेखित पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। ठीक है, और उसके बाद अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमैन का नाम अधिकतर आएगा और कोलिकर का भी नाम आता है। फिर उसके बाद जो है सीबेंडा आए, सीबेंडा ने सर्वप्रथम इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। कोलिकर ने 1880 ईस्वी में कीटों की रेखित पेशी में देखा था इसको। ठीक है, उसके बाद अल्टमैन ने 1890 में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर उसके बाद सीबेंडा ने सर्वप्रथम इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा।
और बात आई खोज की, अगर खोज की बात आए तो आप कोलिकर पर टिक मार देना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1880 ईस्वी में कीटों के रेखित पेशी में इसको देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया के काम की बात करेंगे कि कोशिका के अंदर ये कार्य क्या करता है, तो शोषण, कोशिकीय शोषण का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका के अंदर जो कोशिकीय शोषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एक वैज्ञानिक क्रेब्स आए थे, इन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर एक साइकिल चलती है। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर ही उस साइकिल को क्रेब्स साइकिल नाम रख दिया। फिर इन्होंने देखिए जो वहां पर क्रेब्स साइकिल चलती है उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा के निर्माण होने से पहले 38 एटीपी बनती है, मतलब 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज से फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह है। ठीक है, ऊर्जा घर जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बाहरी वाली को और अंदर वाली को, इसको हम आउटर लेयर कहते हैं, बाहर वाले को आउटर लेयर कहते हैं और अंदर वाले को इनर लेयर कहते हैं। इनर वाले लेयर पर एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इनर वाले लेयर पर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी क्या है, छोटी छोटी जो संरचनाएं बनी होती हैं इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं गोल्जी काय की। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब गोल्जी काय की बात करते हैं। गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में पशुओं की कोशिकाओं में देखा था। जो छोटे छोटे पशु थे ना उनकी कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी को देखा था। और इसका काम क्या क्या होता है, शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो ह्यूमन बॉडी का शुक्राणु होता है, मेल का शुक्राणु जो होता है उसमें एक्रोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, और ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। देखिए ये जो छोटे छोटे यहाँ पर भाग ये काटने वाले हैं, कुछ भाग कट गए हैं, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। यही सिस्टर्नी बाद में क्या कहलाएगी, लाइसोसोम। ठीक है, इसमें एक एंजाइम निकलता है, उसको हम लाइसोसोम वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद ये तो हो गया, लाइसोसोम का निर्माण करता है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है। फिर उसके बाद और काम क्या करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन का काम कैसे करता है, जैसे मान लो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप हमारा मान लो पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए, तो थकते क्या, जिस अंग का ज्यादा यूज करते हैं वहीं पर थकते हैं। हमें मान लो ऊर्जा की जरूरत ज्यादा जीभ में है और हम पैर से खड़े हैं, पैर को जो है ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है और जरूरत किसको है, हमें जीभ को। तो वहां की सारी ऊर्जा को खींचकर, जितने भी वहां पर ऊर्जा बन रहे हैं सारी बॉडी की ऊर्जा को खींचकर जीभ पर लाएगा ताकि जीभ थके ना। ठीक है, तो परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। क्लियर है। और जो धावक होता है दौड़ने वाला, उसको ऊर्जा की जरूरत कहाँ पड़ती है, पैर में। जो हॉकी खेलता है उसको ऊर्जा की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, हाथ में। जो बैडमिंटन खेलता है उसको भी हाथ में जरूरत पड़ती है। जो लेक्चरर होता है उसको जरूरत कहाँ पर पड़ती है, आपके मुख में। ठीक है, तो जहां पर ऊर्जा की जरूरत अधिक पड़ेगी तो ऊर्जा की जो परिवहन करेगा, ऊर्जा सारे शरीर से बटोर कर कौन लेकर आएगा, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय जो है पूरे शरीर की ऊर्जा को लेकर एक जगह पर आता है, इसलिए प्रमुख कार्य परिवहन का काम करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि राजधानी। राजधानी क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। देखिए राजधानी क्या होती है, जो प्लांट में और एनिमल में राजधानी अलग अलग होती है। प्लांट में थोड़ी बड़ी होती है एनिमल की तुलना में। प्लांट की जो राजधानी होती है उसमें वाटर का स्टोर ज्यादा होता है। ये राजधानी का मुख्य कार्य है वाटर को स्टोर करके रखना, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है 60% वाटर पाया जाता है। अब 60 मतलब कोई अगर 100 किलो का आदमी है उसके अंदर 60 लीटर वाटर पाया जाएगा, लेकिन वो पानी की मात्रा में नहीं पाया जाएगा, मतलब पानी के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। वो कहीं ब्लड के फॉर्म में पाया जाएगा, कहीं पसीने के फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब कई सारे फॉर्म्स होती है ना वाटर के, तो उस फॉर्म में ये पाया जाता है। और जो राजधानी होती है ये जल को ग्रहण संग्रह करता है, जल का संग्रहण राजधानी करती है। अब एनिमल में जल का संग्रहण कम होता है, प्लांट में ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट की बॉडी जो होती है वो बड़ी होती है और उसको जल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, एनिमल को जल की जरूरत कम पड़ती है। अगर हमें 1% जल, अगर हमारे बॉडी में 1% जल की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है। 1% जल की कमी हो जाती है तो प्यास लगती है। अगर 2% कम हो जाए तो और प्यास लगेगी, 3% और ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यास लग जाएगी। अगर 10% की कमी हो जाए हमारी बॉडी में जल की 10% की कमी हो जाए तो हम मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन के कारण हम मर जाएंगे। ठीक है, 10% की जल की कमी के कारण
जब हम मर जाते हैं तो प्लांट में सोचिए कि अगर 10% की जल की कमी हो जाएगी तो वो कैसे सूख जाते होंगे, कंडे हो जाते हैं बिल्कुल। और देखिए एनिमल में छोटी पाई जाती है राजधानी, और प्लांट में बड़ी पाई जाती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हम इमेज भी बना दिए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये गोल्गी बॉडी, ये प्लांट का वैक्यूल्स है। प्लांट के वैक्यूल्स जो है बड़े बड़े होते हैं और एनिमल के वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो वैक्यूल्स छोटे एनिमल के छोटे छोटे होते हैं, किसी किसी एनिमल में पाए भी नहीं जाते हैं वैक्यूल्स, किसी किसी एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया। अब हम अगला लेकर आ रहे हैं, देखिए उसको, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला हम अगला स्टेप जो है 6वां नंबर बताते हैं आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए हम आपको सेल मेम्ब्रेन बता दिए और सेंट्रोसोम बता दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, गोल्गी बॉडी बता दिए, वैक्यूल्स बता दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। इसमें देखिए हम एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम दोनों बताएंगे। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म है ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी KR पोर्टर ने। KR पोर्टर ने 1945 ईस्वी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, और इसको कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका का सबसे मजबूत भाग होता है, जिसकी वजह से इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। ये कोशिका को पिचकने नहीं देता है। ठीक है, और देखिए अंतःप्रद्रव्य जाल की दो प्रकार की होती है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ रफ कैसे होगा? जब उस पर कोई ना कोई खुरदरा चीज रहेगा तभी तो रफ रहेगा ना। आप जानते हैं कि देखिए कैसे इसको हम रफ ER माने हैं और इसको स्मूथ ER। कैसे देखिए, इस पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट डॉट करके, यहाँ पर बिंदी नुमा संरचना कुछ आपको दिख रही होगी। जो बिंदी नुमा संरचना दिख रही है इसको हम राइबोसोम कहते हैं। इसको हम राइबोसोम की वजह से यहाँ पर रफ होता है और यहाँ पर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पर वसा का निर्माण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वसा चर्बी जिसको कहते हैं, वसा का निर्माण SER में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। लेकिन कई लोगों को ये डाउट रहता है, कई लोगों को ये नहीं पता रहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इसका निर्माण होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? जो इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम जो पाए जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा खुरदुरा होता है, और इसी की वजह से यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। अब ये वाला तो हो गया प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण, SER और RER, ये भी समझ गए। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका का कंकाल है। ये कोशिका को जो है बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करता है। अब उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम का जो है प्रमुख कार्य ही है कि वो प्रोटीन का निर्माण करना। यहाँ पर जैसे आपको बताया, हम राइबोसोम का जो है काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण कर, प्रोटीन संश्लेषण का करना। तो राइबोसोम की खोज रॉबर्ट एवं ब्राउन नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था 1953 ईस्वी में। लेकिन देखिए इसकी खोज रॉबर्ट रॉबिन्सन एवं ब्राउन जो है ये सेम की जड़ में किए थे, प्लांट के पौधे में सेम की जड़ में किए थे। और पैलाडे ने जंतु कोशिका में 1995 ईस्वी में, पैलाडे का भी नाम आएगा, रॉबिन्सन का भी नाम आएगा, लेकिन जब खोज की बात आती है तो रॉबिन्सन किए थे। पैलाडे ने जंतु कोशिका में 1995 ईस्वी में इसको देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए जो राइबोसोम होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप में हुआ, RER और SER, और ये जो है ये भी दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, पहला है 70S, दूसरा है 80S। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं? जो अविकसित कोशिका होती है। प्राइमरी सेल वही इसी को कहते हैं जो अविकसित कोशिका होती है। ठीक है, उसमें कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक यूनिसेलुलर कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, किसी किसी में 70S और 80S दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें ऊर्जा की जरूरत कम पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता कम पड़ती है,
इसलिए उसमें 70 एस के पाए जाते हैं। और जो बड़े जो विकसित एनिमल हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, उन सब में क्या है कि दोनों ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए वहां पर 70 एस और 80 एस दोनों टाइप का राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये 70 एस और ये 80 एस वाला है। 70 एस 30 और 50 के कॉम्बिनेशन में रहता है। ठीक है, इसके जो रेशियो है 30 और 50 के रेशियो में रहता है, और 80 एस वाला 40 और 60 के रेशियो में। ये आप सोच रहे होंगे कि 40 और 60 100 होता है, 30 और 50 ये 80 होता है, लेकिन इन दोनों का डाउट हम अगले पार्ट में क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि क्यों ये होता है। एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा आपको एक हिंट्स दे दिए हैं कि ये दो टाइप में पाया जाता है, 70 एस और 80 एस में। अब बात करते हैं, देखिए राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और कोशिका का इंजन भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंजन तो वाटर देता, पंप पानी देता है, वो लगातार चलता रहता है। वैसे सेम कंडीशन है राइबोसोम की, जो कि लगातार चलता रहता है और ये प्रोटीन का निर्माण लगातार करता रहता है, जिसकी वजह से हम अगर भोजन ना करें तब भी काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भूख लगती है, तो उस समय पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ही हमें, जो राइबोसोम होता है, इसी का प्रोटीन हमें हमारी जान बताता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो आशा करते हैं ये वाला सबको आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, देखिए आप हमारा कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही बिल्कुल क्रिस्टल होगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने देंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके जो है क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।